एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर रिवाइज करेंगे फिजियोलॉजी का। इसमें मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को। हाइपोथैलेमस साथ ही साथ में दो हार्मोन्स को भी सिक्रेट करता है जो कि स्टोर होते हैं बाद में जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो वो है ऑक्सीटोसिन और एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर में रीनल फिजियोलॉजी में। एडीएच का क्या रोल होता है, पानी की एब्जॉर्प्शन कराता है कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है एडीएच। ऑक्सीटोसिन का देखते हैं काम क्या होता है। तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है और साथ में मिल्क इजेक्शन करवाता है। वैसोप्रेसिन और एडीएच दोनों नाम सेम ही है। वैसोप्रेसिन इसलिए ताकि जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो कॉन्ट्रैक्शन कराता है इसलिए वैसोप्रेसिन भी उसका नाम है, तो वैसोप्रेसिन हो गया। और एडीएच जो होता है वो एक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। वो रिसेप्टर जो कि प्रिंसिपल सेल होता है। प्रिंसिपल सेल कहाँ होता है, प्रिंसिपल सेल कलेक्टिंग डक्ट के साइड में होते हैं और वहीं पे ही वी2 रिसेप्टर होता है। वी2 रिसेप्टर एडीएच यहाँ पे जाके रिसेप्टर पे एक्ट करता है, उसके बाद ही रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्टार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट से। तो ये देखो जिस तरीके से हम देख सकते हैं ये हमारा मान लो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के नीचे ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसमें ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पोस्टीरियर। एक मिडल भी होता है। मिडल यहाँ पे दिखने में दिखता नहीं है लेकिन वहाँ से मेलानिन सिक्रेट होता है, ठीक है। तो एंटीरियर में क्या होता है, देखो एंटीरियर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि पहली बात तो कंट्रोल में किसके हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, वो ही कंट्रोल करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो पिट्यूटरी में देखो सब एंटीरियर पिट्यूटरी में 6 है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो वही ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों के दोनों आके स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर एफएसएच एलएच जो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के कंट्रोल में, इसी तरीके से प्रोलैक्टिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और टीएसएच हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखते हैं कि करके तो जी जो हमारा ये गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये एक्ट करेगा गोनाड्स जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वहाँ पे एफएसएच और एलएच को सिक्रेट कराता है वहाँ से। और इनका काम क्या है, एफएसएच का जैसे फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है, साथ ही साथ में जब फॉलिकुलर डेवलप हो रहा होता है तो एस्ट्रोजन भी सिक्रेट होता है। ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा है, वहाँ के पॉलीफरेटिव जो फेज़ होता है उसमें। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि ओवुलेशन कराता है, कौन से वाले फेज़ में, ओवुलेटरी फेज़ होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब हो जाता है उसके बाद ही प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रेट होता है, कहाँ से, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से बनता है, वही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ से जब ओवम जो एग होता है वो अलग निकल जाता है, और जो बचता है ग्रेनुलोसा सेल्स का जो ग्राफियन फॉलिकल होता है जो बचते हैं वही कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होगा, हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होने के बाद वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। यहाँ से टीएसएच रिलीज होगा मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये फिर एक्ट करेगा किस पे, ये थायराइड ग्लैंड है जिसमें 2 लोब्स होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके ये क्या बनाएगा, T3 T4। T3 क्या है, ट्राई आइडो टायरोसिन, और ये है टेट्रा आइडो टायरोसिन। ट्राई आइडो टायरोसिन ही एक्टिव फॉर्म होती है, ये लेस एक्टिव होता है, T3 एक्टिव होता है। फिर देखते हैं ये देखो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी कहाँ से, हाइपोथैलेमस से निकलेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर निकलेगा ग्रोथ हार्मोन जो कि हम जानते हैं ग्रोथ हार्मोन होता है हमारी, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि बोन की ग्रोथ करवाएगा, तो बोन की ग्रोथ करवाता है। फिर ये देखते हैं कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये भी कहाँ से, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके एड्रीनोकोर्टिक ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करवाएगा। इसका काम क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड पे ही एक्ट करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो कि हम जानते हैं कि हमारा जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर ही एंटीरियर साइड में दिखता है, सुपीरियर एंटीरियर साइड में दिखता है हमें एक ग्लैंड जो कि एड्रिनल ग्लैंड होता है। इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, मेडुला अंदर होता है, कॉर्टेक्स बाहर होता है, इसमें भी अच्छे से पढ़ेंगे अब। तो यहाँ से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। पीआरएच क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और यहाँ से प्रोलैक्टिन रिलीज करवाएगा जिसका काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन कराना, ठीक है। मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन होता है और मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन है, थोड़ा ध्यान रखना है। और प्रोलैक्टिन जो है जब जो हमारी फीमेल है वो प्रेग्नेंट होगी या फिर फीड कराना होगा बेबी को, तभी प्रोलैक्टिन
रिलीज़ होता है, नहीं तो नहीं रिलीज़ होता है। यहाँ देखते हैं ये क्या है, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो हम जानते हैं कि हमेशा जो होता है यही सीक्रेट होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो प्रेग्नेंट होने होती है तो उस कंडीशन में ही रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है और तब जाके प्रोलैक्टिन बनता है। तो हमेशा क्या सीक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, बट रिलीजिंग हार्मोन तब सीक्रेट होगा जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन बेसिकली इसको डोपामिन ही कहते हैं, ठीक है। डोपामिन जो कि एंटागोनिस्ट है प्रोलैक्टिन के, ठीक है। एसिडोफिलिक सेल्स, सोमैटोट्रोप्स, लैक्टोट्रोप्स। सोमैटोट्रोप्स क्या हो गया, सोमैटो मतलब होता है ग्रोथ, तो ग्रोथ हार्मोन। लैक्टो क्या हो गया, लैक्टो मतलब मिल्क, तो प्रोलैक्टिन। तो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन बेसिकली ट्विन हार्मोन्स ही हैं। किस तरीके से याद करने का तरीका है, पिग हार्मोन, PIG, पी से हो गया प्रोलैक्टिन, जी से हो गया ग्रोथ हार्मोन। बोथ ऑफ देम हैव टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, दोनों के जो रिसेप्टर है वो टायरोसिन काइनेज है, ठीक है। इनहिबिटरी कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस इज सोन ऑन सोमैटोस्टैटिन डोपामिन। देखो सोमैटोस्टैटिन क्या होता है, अगर सोमैटो है तो ग्रोथ, और ट्रॉपिक होता है तो उसका मतलब है ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन सोमैटोस्टैटिन मतलब कि ये इनहिबिट कर रहा है, तो ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन्स के, ठीक है, मतलब एंटागोनिस्ट है ग्रोथ हार्मोन के। डोपामिन जो होता है वो एंटागोनिस्ट है प्रोलैक्टिन के, हमने पहले भी देखा था। और ये कहाँ से बनता है डोपामिन, तो ये आर्कुएट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस से बनता है। इफ स्टॉक जो होता है पिट्यूटरी जो होता है वो कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक से, पिट्यूटरी स्टॉक। तो अगर वो डैमेज हो जाता है, मान लो किसी एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें अगर डैमेज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि सभी हार्मोन डिक्रीज हो जाएंगे, जितने भी पिट्यूटरी से निकलते हैं सभी डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ पे प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन हमेशा सीक्रेट होता था। तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन हमेशा सीक्रेट होता था, इसलिए प्रोलैक्टिन नहीं बनता था। अब अगर वो आएगा ही नहीं, स्टॉक टूटने के बाद, स्टॉक के डैमेज होने के बाद अगर प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन आएगा ही नहीं, तो फिर मतलब कि प्रोलैक्टिन सीक्रेट हो सकता है, तो अब प्रोलैक्टिन सीक्रेट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं आ पाएगा। अब देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन हम जानते हैं कि ग्रोथ करवाता है बोन्स की, जैसे हम देख सकते हैं, या फिर इसके अलग अलग काम होते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प कराता है, मतलब कि इरिथ्रोपोइसिस भी कराता है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है कैसे कैसे कंडीशन में, अगर हम फास्टिंग करते हैं तो इंक्रीज हो जाता है, एक्सरसाइज, ट्रॉमा। ग्रेलिन एक हार्मोन होता है, हम जानते हैं जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ग्रेलिन एक हार्मोन सीक्रेट होता है। ग्लूकागोन की वजह से भी ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। स्लीप स्लीप NREM 3-4। देखो NREM क्या है, ये 3-4 मतलब कि 3 घंटे या 4 घंटे। तो स्लीप NREM मतलब डीप स्लीप, जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब ग्रोथ हार्मोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सभी जो हैं इसी कारण ही ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, नहीं तो नहीं, ग्रोथ हार्मोन नहीं बढ़ेगा। डिक्रीज किससे होगा, तो सोमैटोस्टेटिन इसका एंटागोनिस्ट है, देखा था हमने। और स्लीप REM, ये वो स्लीप है जब हम सही से नहीं, मतलब हमारी नींद, हम डीप स्लीप में नहीं है, अभी हम उठ सकते हैं, तो वैसे स्लीप में ग्रोथ हार्मोन नहीं सीक्रेट होगा। ग्रोथ हार्मोन इज एनाबोलिक हार्मोन। एनाबोलिक और कैटाबोलिक तुम्हें पता ही होगा। एनाबोलिक कैटाबोलिक क्या होता है कि जब कोई चीज़ कोई चीज़ सिंथेसिस हो रही है तो एनाबोलिक, और कोई चीज़ डिग्रेड हो रही है मतलब लाइसिस हो रहा है जिसका, तो कैटाबोलिक कहलाता है। तो ग्रोथ हार्मोन देखो एडिपोज पे एक्ट करता है, तो क्या कराता है, लिपोलाइसिस कराता है, ठीक है, मतलब कुछ बनवा रहा है ये। तो क्या बनवा रहा है, एनाबोलिक मतलब ग्रोथ हार्मोन्स क्या बनवाएगा, एडिपोज अगर एक्ट करेगा, एडिपोज में क्या होता है, फैट होता है, फैट टूट के, है ना, उसमें हम जानते हैं कि एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो उसके थ्रू ही जैसे हम जानते हैं कि फैट से या प्रोटीन से बाद में ग्लूकोज बनता है, तो वही चीज़ है। मसल मसल पे एक्ट करके प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बोन करवाता है ग्रोथ हार्मोन, और साथ में हम देख सकते हैं कि लीवर पे एक्ट करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराएगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा और ग्लूकोज इंक्रीज कर देगा। अब देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ भी हैं जो कि लीवर से बनती हैं, लेकिन उसका एक्शन वही है जो कि ग्रोथ हार्मोन करा रहा है। तो लीवर सोमैटोमीडियन C बनवाता है, जो कि इंसुलिन लाइक ही फैक्टर होता है, इंसुलिन जैसा ही काम करता है, ये भी ग्रोथ ऑफ बोन करवाता है। तो हमने एक चीज़ देखी, ग्रोथ हार्मोन जो होता है बोन ग्रोथ करवाता है, और दो तरीके से करवाता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो करवा ही रहा है उस पर एक्ट करके, जैसे हम जाते हैं ग्रोथ ऑफ बोन में
जो बोन होती है, तो बोन में हम जानते हैं कि बोन अगर हम देखें कि बोन के दो एंड होते हैं, दो एंड के बाद एक शाफ्ट होता है। तो ये जो एंड होते हैं ये होता है, क्या होता है, ये होता है एपिफाइसिस, ये होता है डाइफाइसिस शाफ्ट। तो एपिफाइसिस पे एपिफाइजियल प्लेट होती है, एपिफाइजियल प्लेट पे ही एक्ट करता है ग्रोथ हार्मोन। एपिफाइजियल प्लेट पे एक्ट करता है और तब जाके ग्रोथ इंक्रीज होती है बोन की। तो दो तरीके से कराता है, ये देख लिए। अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज़ करता है, इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो गया मान लो, तो चिल्ड्रन में एक बीमारी होगी गिगैंटिज्म, तो गिगैंटिज्म हो जाएगा। और एडल्ट में अगर होगी तो एक्रोमीगली। गिगैंटिज्म में पूरी होल बॉडी इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, पूरा शरीर। लेकिन एडल्ट में अगर देखें तो एक्रोमीगली, एक्रोमीगली का मतलब क्या होता है, जिसमें हाथ बढ़ जाएंगे, हाथ बड़े हो जाएंगे, थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे जाइंट जैसे। और इसमें फेस जो होता है, फेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है फेस। इन दोनों में ही, एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में ही डायबिटीज़ का रिस्क तो रहेगा ही, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है ग्लूकोज की मतलब ग्लूकोज का इंक्रीज़ कर रहा है ब्लड में। हम देख सकते हैं जैसे कि हमने देखा था कि किसी भी तरीके से ग्लूकोज को हमारे ब्लड में बढ़ा रहा है। और अब देखते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा। तो चिल्ड्रन में ड्वार्फिज्म हो जाएगा, मतलब उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, जैसे तुमने देखा होगा बौने लोगों को। तो जो बौने लोग होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण ही हो जाते हैं। एक बीमारी है लॉरेंट ड्वार्फिज्म। तो इसमें देखो क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण जो होता है ड्वार्फिज्म हो जाता है। और सोमेटोमीडियन सी जो होता है वो डिक्रीज़ अगर कर गया तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा, ये भी हम जानते हैं। रिसेप्टर देखो काम नहीं कर रहा तो ग्रोथ हार्मोन जितना मर्जी उतना बढ़े, कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो रिसेप्टर है ही नहीं जो ग्रोथ हार्मोन को रिसेप्ट करेगा। अब देखते हैं प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हम जानते हैं मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, और एसिडोफिलिक सेल्स से बनता है प्रोलैक्टिन। मिल्क प्रोडक्शन कराता है, लैक्टिनेशन, एमिनोरिया। अब इसका मतलब क्या होता है, एमिनोरिया का मतलब वही होता है कि फीमेल्स में आफ्टर, मतलब जब प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल काम नहीं करती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल काम नहीं करती, उस कंडीशन को एमिनोरिया कहते हैं, मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, डोपामीन, ठीक है, प्रोलैक्टिन के अगेंस्ट काम करता है जो कि डोपामीन है। प्रोलैक्टिन अगर इंक्रीज़ करेगा, कौन सी कंडीशन में इंक्रीज़ करेगा, प्रेगनेंसी में। सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी कंडीशन में बढ़ेगा, तो मैक्सिमम लिख रखा है प्रेगनेंसी मैक्सिमम कंडीशन जो होता है प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ करता है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में ही प्रोलैक्टिन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी जब हो जाती है, जब बेबी डिलीवर हो गया है तो उसके बाद प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ कर जाता है। लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन कंडीशन में। स्लीप, आरईएम स्लीप, जो हम डीप स्लीप में नहीं होते हैं तो उसे आरईएम स्लीप कहते हैं। और सेक्स इंटरकोर्स के टाइम पे भी प्रोलैक्टिन इंक्रीज कर जाता है। प्रोलैक्टिनोमास, तो ये एक क्या है, ये कोई एक बीमारी है, माइक्रो एडिनोमास के थ्रू होता है। प्रोलैक्टिन इसमें इंक्रीज कर जाता है। जब प्रोलैक्टिन इंक्रीज कर जाता है तो क्या होता है देखते हैं। एमिनोरिया हमने देखा था, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। गैलेक्टोरिया, एबनॉर्मल मिल्क प्रोडक्शन, मतलब मिल्क सिक्रेशन हो रहा है लेकिन एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है। गाइनोकेमिस्ट्री हम जानते हैं, गाइनोकेमिस्ट्री क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, मेल ब्रेस्ट, ठीक है, मेल जो होता है उसके ब्रेस्ट रूडिमेंट्री होती है, लेकिन इसमें गाइनोकेमिस्ट्री में मेल के जो ब्रेस्ट थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व अगर कंप्रेस हो जाते हैं इसके कारण हो जाता है बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया। ये सभी की सभी इसके अंदर में आते हैं, प्रोलैक्टिनोमास के अंदर। अगर हम क्लिनिकली देखें तो क्लिनिकली वही देखा प्रोलैक्टिनोमा। तो प्रोलैक्टिनोमा क्या होगा, ड्रग्स अगर हम दें तो ड्रग्स कौन सी ड्रग्स देंगे, तो डोपामिन के अगेंस्ट जो होते हैं वही ड्रग्स काम करेंगे ताकि प्रोलैक्टिन को कम कर दे वो। तो एक है सिबरगोलिन और एक है ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ये दोनों ही इन सिम्टम्स को, जितने भी सिम्टम हो रहे थे, एमिनोरिया, गैलेक्टोरिया, गाइनोकोमिस्टिया, तो इन्हीं सभी सिम्टम्स को कौन डिक्रीज कर देगा, ये डोपामीन जो वाले जो ड्रग्स हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन और सिबरगोलिन, यही इनको डिक्रीज करेंगे सिम्टम्स को, ठीक है। अब देखते हैं थायरॉयड ग्लैंड। तो थायरॉयड ग्लैंड क्या होता है, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि सिक्रीट होते हैं और वो थायरॉयड ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, फिर T3 T4 बनवाते हैं। तो कैसे बनवाते हैं आओ हम देखते हैं। तो ये लोब्स हैं, इनमें देखो दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक सेल ये दिख रहा है हमें बड़ा सा, ये है फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल के बीच में एक स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉलॉइड। यहीं पे ही T3 T4 सीक्रेट होता है।
और एक ये आसपास दूसरे सेल्स दिख रहे हैं, ये है पैराफोलिकुलर सेल। तो देखो पैराफोलिकुलर सेल्स ही कैल्सिटोनिन बनवाता है। हमने अभी ही रीनल फिजियोलॉजी में पढ़ा था, रीनल फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि पैराफोलिकुलर सेल्स ही कैल्सिटोनिन बनवाता है, जिसका काम क्या होता है, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज़ करता है ब्लड में, लेकिन कैल्शियम को बढ़ाता है किसमें, बोन में। तो कैल्सिटोनिन बनाता है। फॉलिकुलर सेल T3 T4 बनाता है। कैसे बनाता है ये देखते हैं थोड़ा सा। 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप देखो होता है तुम्हारा थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, दूसरा होता है तुम्हारा आयोडीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड से फॉलिकुलर सेल्स में, तीसरा स्टेप्स होता है ऑक्सीडेशन, चौथा होता है ऑर्गेनिफिकेशन, और पांचवा होता है कपलिंग रिएक्शन। तब जाके हमारा बनता है T3 T4। तो देखते हैं किस तरीके से बनता है T3 T4। तो जैसे कि हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड हमारा आयोडीन पे डिपेंड होता है। तो आयोडीन जो होता है आयोडाइड की फॉर्म में ब्लड के अंदर होता है। तो कैसे होता है, ये खाने के थ्रू आएगा, ठीक है, जो भी हमने खाना खाया उसमें अगर आयोडीन है तो आयोडीन युक्त नमक इसीलिए बनता है कि आयोडीन जो नमक में है वो वही नमक का इस्तेमाल करना है ताकि आयोडीन हमें मिलता रहे। और ये आयोडीन जो है हमारा पास करके जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये कौन सी सेल थी, फॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल्स में जाएंगी और यहीं पे टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है। टायरोसिन अमाइनो एसिड ग्लोबुलिन में कन्वर्ट होता है। तो टायरोसिन अमाइनो एसिड थायरोग्लोबुलिन बनाता है। तो मतलब कि ये फर्स्ट स्टेप हो गया थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, ठीक है। और आयोडीन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सेकंड स्टेप हो गया। तो सोडियम की ही देखो यहाँ पर एक चैनल है जो कि है सोडियम आयोडाइड चैनल, तो इसी के थ्रू ही आयोडीन आता है। सोडियम सिम्पोर्ट मतलब कराता है, एक तरह से हम जान सकते हैं कि सोडियम सिम्पोर्ट। अब देखते हैं कि यहाँ पे जब कोलोइड के अंदर आएगा तो कोलोइड के अंदर कैसे आएगा, यहाँ पे एक पेंट्रिन नाम का प्रोटीन है जिसके कारण आयोडीन यहाँ पर आता है अंदर। और अभी तक वो आयोडाइड की फॉर्म में था, यहाँ पर आके वो आयोडीन बन चुका है। तो आयोडीन बन गया है अब। और तो यही जो तीसरा स्टेप था इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, जिसके कारण आयोडीन बन गया है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अभी ये आयोडाइड था, आयोडाइड से आयोडीन बन गया, तो यही तीसरा स्टेप था ऑक्सीडेशन। और थायरोग्लोबुलिन तो बन ही गया था। तो आयोडीन जब थायरोग्लोबुलिन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको यही रिएक्शन है फोर्थ ऑर्गेनिफिकेशन, जिसके थ्रू क्या बन जाएगा, MIT DIT। देखो दो दो आयोडीन जुड़ेंगे तो DIT हो जाएगा, एक जुड़ेगा तो MIT हो जाएगा। MIT क्या होता है, मोनो आयोडो टायरोसिन, ठीक है। और DIT क्या हो गया, डाई आयोडो टायरोसिन। तो अब एक MIT और एक DIT अगर जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, T3 बन जाएगा। और अगर 2 DIT बनेंगे तो क्या बन जाएगा, T4। तो T3 T4 इस तरीके से बनता है। और यही लास्ट स्टेप होती है कपलिंग रिएक्शन। तो ये 5 स्टेप थे, किस तरीके से हमारा बन गया T3 T4 हार्मोन। और थोड़ा अच्छे से देखना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे कि T3 जो होता है, T3 T4 कैसे कैसे क्या होता है। T3 जो होता है एक्टिव फॉर्म होता है, T4 जो होता है इनएक्टिव होता है। T3 मेनली बाइंड करता है एल्बुमिन के साथ, एल्बुमिन प्रोटीन के साथ। और T4 जो होता है हमारा इनएक्टिव होता है, थायराइड में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड में, और ये बाइंड करता है ग्लोबुलिन के साथ। T3 T4 को थोड़ा देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये एक्टिव फॉर्म है, ये लेस एक्टिव है, ये इसकी शॉर्ट लाइफ 1 दिन की है, इसकी लॉन्ग हाफ साइकिल है। जैसे इसकी हाफ लाइफ जो है 1 दिन की है, इसकी हाफ लाइफ 6 दिन की है। डजेंट गिव नेगेटिव फीडबैक, ये कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं देता, लेकिन T4 नेगेटिव फीडबैक देता है। T3 जो होता है वो कम पाया जाता है ब्लड के अंदर, लेकिन T4 ज़्यादा पाया जाता है। जो फास्ट एक्शन है वो T3 का है, स्लो एक्शन जो है वो T4 का है। क्यों T4, देखो ये सब चीज़ें हैं क्योंकि T4 जो होता है वो लेस एक्टिव है, इनएक्टिव है। तो वो जो कि है उसका ज़्यादा दिन रहेगा ब्लड के अंदर, ज़्यादा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही होता है T4 जो बाद में T3 में कन्वर्ट हो जाता है और T3 एक्टिव फॉर्म होता है। T4 टिश्यू के अंदर है मान लो, देखो तो 5 डाई आयोडोनेज, ठीक है। 5 डी आयोडोनेज एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में ही T3 बनता है। तो T3 बन गया। अब T3 के फंक्शन क्या क्या हैं, जैसे हम जानते हैं कैटाबोलिक हार्मोन है, ठीक है। तो ग्लूकोज इंक्रीज कराया, लाइपोलाइसिस करा दिया, प्रोटियोलाइसिस करा दिया, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर देगा, कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज कर देगा, BMR इंक्रीज कर देगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट से ही क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करती है। मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शंस होती हैं बॉडी की तो उनको इंक्रीज कर देगा T3। और इसका और कोई फंक्शन है तो जैसे कि बोन ग्रोथ हो गई, ब्रेन डेवलपमेंट और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा T3।
हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म T3 T4 जब डिक्रीज कर जाता है, लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे TSH जो कि है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे कि हमारे ब्लड में T3 T4 कम होगा तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन पता चल जाएगा कि हमें अब T3 T4 बढ़ाना है, इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट हो जाएगा ताकि वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट कर सके और T3 T4 बना सके। इसलिए इस कंडीशन में ये इंक्रीज़ होता है। होता क्या है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है। आयोडीन नहीं है इसलिए T3 T4 नहीं बन पा रहा है। तो इस कंडीशन में BMR भी कम हो जाता है। BMR कम हो जाता है तो फैट हो जाएगा, ओबेस हो जाएगा, फैटी वैली हो जाएगी, मोटा आदमी हो जाएगा। अपटेक ऑफ फूड मतलब खाना जो है वो खाना नहीं खाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा अपटेक ऑफ फूड। कोल्ड इंटॉलरेंट हो जाएगा मतलब कि बॉडी जो उसकी मेटाबॉलिक रेट नहीं है तो उसकी बॉडी जो है उसको थोड़ा गर्मी की ज़रूरत पड़ेगी मान लो, तो कोल्ड इंटॉलरेंट हो जाएगा। ड्राई स्किन, हाई हाइपोरेफ्लेक्सिया, जैसे कि हमारी बॉडी मान लो फ्लेक्सन एक्सटेंशन करती है तो वो हाइपोरिफ्लेक्सिया हो जाएगा, मतलब कि उतना ज़्यादा उसको उतना मतलब रिफ्लेक्स उतना फास्ट नहीं होगा, स्लो थोड़ा होगा। हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया मतलब कि जिस कंडीशन में हार्ट रेट डिक्रीज़ कर जाता है तो हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। और क्रेटिनिज़म देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेटिनिज़म में क्या हो जाता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन में क्रेटिनिज़म जैसे बच्चों में हो जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं ब्रेन की डेवलपमेंट कराता है, तो ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बच्चा छोटा रह जाएगा। और साथ में देखो एक छोटा होता है जो कि हमारा देखा गया था ग्रोथ हार्मोन की वजह से, तो ग्रोथ हार्मोन में मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है, यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो क्रेटिनिज़म थोड़ा अलग है ड्वार्फिज्म से। अब देखते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म में T3 T4 बढ़ गया है, मतलब कि आयोडीन ज़्यादा है इसलिए T3 T4 ज़्यादा बन रहा है, लेकिन TSH कम हो गया है। TSH इस कंडीशन में कम क्योंकि T3 T4 है बहुत ज़्यादा तो बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं सीक्रेट होगा। इसमें बॉडी स्लिम हो जाएगी, पतला रहेगा आदमी। इंक्रीज अपटेक ऑफ फूड, यहाँ पे फूड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा क्योंकि BMR इंक्रीज़ हो गया इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएगा। हीट इंटॉलरेंट, बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो हीट इंटॉलरेंट हो जाएगा, स्वेट ज़्यादा पसीने आएंगे। एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये भी ध्यान देना यहाँ पे। हाइपर रिफ्लेक्सिया, अब यहाँ पे ज़्यादा फास्ट एक्शन मतलब शो करेगा, ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्स दिखाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। ग्रेव्स डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपरथायरॉयडिज्म में ग्रेव्स डिजीज़ होती है, जिस तरीके से क्रेटिनिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है, यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज़ होती है। अब देखते हैं इंसुलिन के बारे में थोड़ा। तो इंसुलिन क्या होता है? पहली बात तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि बनता कहाँ है? पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में भी कहाँ? देखो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल होते हैं, तो वहाँ पे बीटा सेल ही इंसुलिन को बनाता है, ठीक है। तो ये एनाबॉलिक हार्मोन है। क्या करता है इसका काम? सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर दिया था जिसमें 2 चेन है, एक अल्फा एक बीटा चेन, एक है 21 अमाइनो एसिड की, एक है 30 अमाइनो एसिड की, जो कि टोटल 51 अमाइनो एसिड की मतलब इंसुलिन स्ट्रक्चर होता है। बीटा सेल जो कि हमारे पेंक्रियाज के अंदर है, बीटा सेल के अंदर ही इंसुलिन है। इंसुलिन के साथ वो जिंक पाया जाता है। जिंक क्या करता है? स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर को इंक्रीज करता है, स्ट्रक्चर जो है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इंसुलिन जो रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज को, जैसे मान लो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए ही इंसुलिन सिक्रेट होता है। ये हमारा बीटा सेल है, ये ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे GLUT2 जो कि हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 है, ये एक चैनल है, इसके थ्रू ग्लूकोज अंदर आ जाएगा। ग्लूकोज अंदर आएगा, ग्लाइकोलाइसिस कराएगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब साइकिल बाई ATC, यहाँ पर ATP बन जाएगा, ठीक है, एनर्जी बन गई। और ये हमारा यहाँ से इंसुलिन जो है, ये एक इंसुलिन है, इंसुलिन यहाँ से धीरे धीरे करके किस में आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड में आते ही क्या करेगा, ये अपना काम चालू कर देगा, ठीक है, इस तरीके से ATP बन जाएगा। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज जो ब्लड में बहुत ज़्यादा है उसको कम करना है, कैसे भी करके कम करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और हो रहा है, पोटेशियम का भी इफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। जब ये कैल्शियम आया था ना तभी हमारा ये काम चालू हुआ था, तभी इंसुलिन बाहर गया था, तभी ग्लूकोज को GLUT2 के थ्रू अंदर लाया गया और तभी ATP बना। सबसे पहले मतलब क्या आएगा? सबसे पहले पोटेशियम का क्या हुआ? इफ्लक्स हुआ, पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ? आयोडीन को, मतलब यहाँ पे सेल को उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आयोडीन जो था इंसुलिन जो था, इंसुलिन चला गया तुम्हारा ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद उसने अपना काम चालू कर दिया, ग्लूकोज को अंदर भेज दिया GLUT2 ट्रांसपोर्ट से, और उसके बाद
यहाँ पे ATP बन गया। अब एक चीज़ देखते हैं कि स्केलेटल मसल में कैसे, और स्केलेटल मसल के साथ एडिपोसाइट में किस तरीके से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो GLUT4, एक चैनल है GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4, इसके थ्रू स्केलेटल मसल में वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ग्लूकोज, और वो क्या बना देगा, ग्लाइकोजन, या फिर एडिपोसाइट में क्या, फैट बना देगा। इंसुलिन क्या करता है, हेल्प इन ग्लूकोज अपटेक, ठीक है, ग्लूकोज को डिक्रीज करेगा ब्लड के अंदर। टिश्यू अपटेक करेंगे ग्लूकोज को विदाउट इंसुलिन। तो ये कहाँ कहाँ पे करेंगे, मतलब कोई टिश्यू ऐसा है, मान लो CNS में और RBC, तो रेड ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स भी हो गए, और साथ में तुम्हारा CNS हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो मतलब है, वो लोग इंसुलिन के बिना भी हम लोग मतलब ग्लूकोज को अपटेक कर लेते हैं। तो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम का पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि 2 पोटेशियम अंदर जाएगा, 3 सोडियम बाहर जाएगा। तो इंसुलिन जो है क्या करेगा, देखो ट्रीट करता है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्या होता है, अगर पोटेशियम तुम्हारा ज़्यादा हो गया तो पोटेशियम को कम करने के लिए इंसुलिन हेल्प ट्रीट करता है और हाइपोकैलेमिया की कंडीशन ले आता है, मतलब कि कम कर देगा, ठीक है। इंसुलिन का पॉजिटिव वर्क क्या है और नेगेटिव क्या है, दोनों देखते हैं। तो पॉजिटिव में क्या करता है, वो ग्लाइकोजेनेसिस कराता है, मतलब ग्लूकोज को फॉर्म कराता है ग्लाइकोजन में, तो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोजेनेसिस, और लिपोजेनेसिस कराता है, लिपिड की फॉर्मेशन कराता है। और नेगेटिव काम क्या है, ग्लाइकोजेनलाइसिस, मतलब कि वो ग्लाइकोजेनलाइसिस को कम करेगा। ग्लाइकोजेनलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज में बनता है, तो ग्लूकोज नहीं बनाना है इंसुलिन, इसीलिए इस पर नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब कि ये नहीं होने देगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस नहीं होने देगा, लिपोलाइसिस नहीं करने देगा, कीटोजेनेसिस नहीं करने देगा, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये क्या होता है ये देखते हैं। तो मैनी सीन इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिनोपीनिया, इंसुलिन की कमी होने के कारण ही टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। तो यहाँ पर लेकिन कहते हैं कि कुछ टिश्यू होते हैं जो कि ग्लूकोज को नहीं ले पाते हैं, लेकिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो नहीं ले पाते हैं, तो क्या होता है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन प्रोड्यूस मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, लेकिन इंसुलिन नहीं है। तो इंसुलिन नहीं है तो फिर वो ग्लूकोज को कम भी नहीं कर पा रहा ब्लड के अंदर, और क्या हो रहा है कि कुछ टिश्यू हैं वो यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं ग्लूकोज को। तो इस टाइम पे क्या होगा, हमें लगेगा कि ग्लूकोज की कमी है, ग्लूकोज की कमी है, इसलिए काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, जिसको जैसे कि ग्लाइकोजन, एपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करते हैं, ये सभी करते हैं ग्लूकोज को बढ़ाते थे। अब अगर ग्लूकोज बढ़ जाएगा और पहले भी ग्लूकोज था और इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या हो गया कि वो किडनी के पास जाएगा, किडनी में फिल्ट्रेशन होगा, किडनी में फिल्ट्रेशन होगा तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेट होने के बाद क्या होगा, वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन अब इस कंडीशन में नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा मतलब क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया कंडीशन हो जाएगी। ग्लाइकोसूरिया मतलब कि ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज हो गया। इसके कारण क्या होगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा, मतलब कि बार बार यूरिन करने को कहते हैं पॉलीयूरिया, बार बार यूरिनेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। इसके कारण क्या हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। पॉलीडिप्सिया मतलब कि अब ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा पानी पिएगा इंसान। तो ये देखो कंडीशन भी होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस में, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। अब देखते हैं कि फ़ैट जो होता है, फ़ैट का लिपोलाइसिस होता है, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, लीवर में फैटी एसिड एक्ट करता है, और यहाँ पे कीटोन बॉडी बनते हैं। कीटोन बॉडी कौन कौन से हैं, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और एसीटोएसीटेट। तो ये 3 जो कीटोन बॉडीज़ हैं, ठीक है, और कीटोन बॉडी सीक्रेट होते हैं, और इन सब का काम क्या है, एसिडोसिस करा देते हैं। क्या करा देते हैं, एसिडोसिस। तो ये हम चीज़ यही तो पढ़ा था, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो ये कीटोन बॉडी सीक्रेट होंगी और एसिडोसिस करा देंगे, मतलब कि अब क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा। हाइपर वेंटिलेशन मतलब CO2 बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा ताकि और ऑक्सीजन अंदर आ सके। तो हम सांस बहुत तेज तेज लेने लग जाएंगे, है ना, छोटी छोटी सांस लेंगे और बहुत फास्ट लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो एसिडोसिस कंडीशन को कम करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन होगा। हाँ, अब देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड पे क्या ACTH क्या था, एड्रिनोकोर्टिको
ट्रोफिक हार्मोन। तो ये जो हार्मोन रहता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा और आके एक्ट करेगा। देखते हैं कहाँ पर क्या होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड पे जिस तरीके से हम देखते हैं, यहाँ पे मेडुला होता है और बाहर कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स में भी 3 जोन होते हैं, GFR, जोना ग्लोमेरुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो GFR 3 लेयर होते हैं। तो जो जोना ग्लोमेरुलरिस है वो मिनरल कॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है, एल्डोस्टेरोन, जैसे कि हमने देखा था कल भी रीनल फिजियोलॉजी में। तो रीनल फिजियोलॉजी में देखा था हमने कि जो जोना ग्लोमेरुलरिस होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो आगे काम करता है ना, वो बाद में देख चुके हैं वैसे हम लोग रीनल फिजियोलॉजी में। तो जोना फेसिकुलेटा पे एक्ट करके ये कोर्टिसोल, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, कोर्टिसोल सिक्रेट कराता है और ये स्ट्रेस हार्मोन भी होता है। और फिर देखते हैं कोर्टिसोल का काम क्या होता है। प्रोटीन प्रोटियोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट को मतलब ग्लूकोज इंक्रीज कराता है, कार्बोहाइड्रेट का जैसे कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज को इंक्रीज कराता है। लिपिड का ब्रेकडाउन लिपोलाइसिस कराता है, फ्री फैटी एसिड इंक्रीज हो जाता है। इस तरीके की कुछ बॉडी दिखती है। अगर हम लेटरल व्यू देखें किसी आदमी का, तो ये जो है बिग बेली दिख रही है, ये पेट है। तो इस तरह की कुछ बॉडी होती है। और हाथ पैर जो होते हैं बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है कि कोर्टिसोल अगर बढ़ जाता है तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इंसुलिन भी बढ़ना चाहिए। इंसुलिन जब बढ़ेगा तभी तो ग्लूकोज कम होगा। तो एडिपोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। एडिपोसाइट स्टिमुलेट मतलब कि एडिपोसाइट सेल्स में ग्लूकोज आके जमा होगा और इसी कारण जो बिग बेली फैट बन जाता है। ठीक, एक्शन ऑफ कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल के एक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ये बोन पे जैसे एक्ट करेगा तो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो उसको एक्टिवेट कर देगा, मतलब कि बोन का रिजॉर्प्शन कराएगा, बोन का रिजॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, कोर्टिसोल। साथ में कोर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी भी एक्शन शो करता है। मतलब कि कोर्टिसोल अगर होता है तो हिस्टामिन डिक्रीज हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज हो जाता है, इंटरल्यूकिन 2 डिक्रीज हो जाता है। ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके क्या काम कराता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा देता है कोर्टिसोल। जीआईटी पे एक्ट करके एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम है, कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जब कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा हो गया है शरीर में, तो क्या क्या होता है कुशिंग सिंड्रोम में। तो हाइपर टेंशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लग जाते हैं, मतलब है ना, प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मसल वेस्टिंग मतलब कि वही हाथ पैर पतले हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये बगल में देख सकते हो, इस तरीके का कुछ आदमी हो जाता है। ये देखो जिस तरीके बीच में पेट जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है और ये हाथ पैर बहुत ही पतले हो गए हैं। तो लेमन ऑन स्टिक ये एक तरह का मतलब दिखा रखा है कि लेमन है और इसकी स्टिक है, इस टाइप की कुछ बॉडी जाती है। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम में। सेंट्रीपिटल ओबिसिटी मतलब कि बिग बेली। ठीक है, इस टाइप का। बफेलो हम जिस तरीके हम जानते हैं, जो हमारे भैंस होते हैं, भैंस के जो पीछे निकला रहता है, तो बफेलो हम्प होता है कि मान लो जैसे इस तरीके का निकल जाता है कुछ, तो ये होता है। हम्म, ये बफेलो हो गया, मान लो थोड़ा बहुत गंदी सी ड्राइंग है। तो मून फेस जैसे कि मून जैसा चेहरा हो जाता है, गोल गोल चेहरा हो जाएगा आदमी का। एब्डोमिनल स्ट्रेच मार्क्स दिखेंगे एब्डोमेन में। इजी ब्रूसिंग, ब्लीड जैसे होगा, तो जैसे कोई ट्रॉमा हो गया तो उसमें ब्लीड हो जाएगा, कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो गया मान लो हाथ पैर में, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने लग जाएगी। इम्यूनो सप्रेशन, कुशिंग सिंड्रोम में इम्यूनिटी जो होती है हमारी कम हो जाएगी, तो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज इंक्रीज कर जाता है, कोर्टिसोल इंक्रीज है तो ग्लूकोज इंक्रीज कर जाएगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया। और एमोनेरिया क्या होता है, वही हमने बताया था पहले भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है एब्सेंस हो जाएगी, रुक जाएगी। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोक्लास्ट होगा तो इसलिए ओस्टियोपोरोसिस होगा, मतलब कि मिनरल्स का डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा बोन से। फेशियल हेयर ऑन फीमेल फेस पे फेशियल हेयर शो करेंगे, अलग अलग जगह पे एबनॉर्मली हेयर ग्रो करेंगे। हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, स्टिमुलेशन हो जाता है किसका, मेलानो, जो हमारे मेलानोट्रोपिन रिसेप्टर्स हैं वो उसको स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, इसलिए मेलनाइज हो जाएगी स्किन, तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा। तो ये कुशिंग सिंड्रोम था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है आज का फिजियोलॉजी का।